नमस्कार दोस्तों। हमारा देश ऐसा है जहां पर नारी को देवी की तरह से पूजा जाता है। यदि आप सप्तशती पढ़ लें हिंदू मैथोलॉजी में तो उसमें उसे किस तरीके से देवी डिफाइन किया गया और सारी चीजें बताई गई हैं, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और देवी के तमाम सारे रूप बताए गए हैं। मैं इस पर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज देवियों का अपमान हो रहा है। अब देवियों का अपमान वाली बात हो तो इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। एक घटना से जिक्र करूंगा। अधीर रंजन चौधरी बेसिकली बंगाली हैं और उनकी जो मदर टंग है वो बंगाली है। और जो भी बंगाली होता है वो बंगाली के साथ में ये समस्या होती है कि वो जब हिंदी बोलता है, बहुत ज़्यादा उसमें रचा बसा नहीं है तो उससे तमाम गलतियां होती हैं। और ये गलतियां सिर्फ उन्हीं में नहीं होती, उड़ीसा हो या जहाँ कहीं भी हो, कहीं भी देश के और हिस्से से हो जो हिंदी भारत से नहीं है, उनसे गलतियां हो जाया करती हैं। इवन पंजाब में भी हो जाया करती हैं। तो हम इन सारी चीज़ों को जब देखते हैं तो निश्चित रूप से शाब्दिक गलतियों को बहुत महत्व देने की ज़रूरत नहीं होती है, यदि उसके लिए आदमी गलती महसूस कर ले। तो अब स्थिति क्या है कि बुधवार को राष्ट्रपति भवन जाना था, राष्ट्रपति से मिलकर के एक मेमोरेंडम देना था। तो उसी को लेकर के एक बयान में जो कांग्रेस के नेता हैं, पश्चिम बंगाल से आते हैं, अधीर रंजन चौधरी, हमने उन्हें संसद में बोलते हुए देखा। वो जब हिंदी बोलते हैं तो हिंदी को जिसे कहेंगे बिल्कुल अपभ्रंश कर देते हैं पूरी तरीके से। तो वो बोल रहे थे तो उनका कि जैसे होता है सामान्य तौर पे किसी पद पे यदि कोई पुरुष बैठा है तो हम महोदय कहते हैं, और ये महिला बैठी तो महोदया कह देते हैं। अध्यक्ष होता है तो अध्यक्ष कहते हैं पुरुष को, और महिला को अध्यक्षा कह देते हैं। हालांकि शाब्दिक रूप से ये दोनों गलत है। तो इस तरह से उन्होंने राष्ट्रपति को जो पद है उसको राष्ट्रपत्नी कह दिया। उन्होंने सोचा कि महिला है तो राष्ट्रपत्नी संबोधित कर दिया। फिर उन्हें एहसास हुआ जब इसका, तो उन्होंने कहा नहीं सॉरी, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। तो आप ये समझिए कि प्रेसिडेंट शब्द में अब ये राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी को लेकर के है। तो मेरे एक मित्र ने मुझसे एक सवाल किया, यदि राष्ट्रपत्नी गाली है तो राष्ट्रपति गाली क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यदि इस दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपत्नी का अर्थ है कि वो राष्ट्र भर की पत्नी है, पूरे देश की पत्नी है, तो फिर राष्ट्रपति क्या पूरे देश का पति है, या कुलपति क्या पूरे उसका कुल का पति है? तो इस तरह से मुझे लगता है तो या तो आप महिला को हीन समझते हैं, तब आप राष्ट्रपत्नी के मामले को इस तरह से तूल दे रहे हैं। क्योंकि यदि पत्नी भी है तो क्या बुराई है, क्योंकि वो चरित्रहीन थोड़ी ना। राष्ट्र की सर्वोच्च जो महिला पद पर है वो राष्ट्रपत्नी हो गई, और जो राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर है वो राष्ट्र का पति हो गया। तो ये एज सच कोई इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए था। लेकिन निश्चित रूप से जब शाब्दिक गलती थी तो उन्होंने उसके लिए क्षमा कह दिया। बावजूद इसके कल संसद में जिस तरीके से पहले तो बवाल किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, क्योंकि बहुत दिनों से उन्हें कोई अवसर नहीं मिल रहा था। वो लगातार घिरे हुए थे, कहीं महंगाई पर, कहीं बेरोजगारी पर, कहीं दूसरे देश की अव्यवस्थाओं पर, भ्रष्टाचार पर, इसके अलावा जो है ईडी के दुरुपयोग पर, और इन सारी चीजों को लेकर के मुखर थे। और अधीर रंजन चौधरी उसको लेकर के बहुत ज्यादा मुखर थे। तो ऐसी स्थिति में होगा। और अभी कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सबसे करीबी मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उनकी बेटी के अवैध बार और अवैध रेस्टोरेंट का खुलासा कर दिया कांग्रेस ने। जो एक आरटीआई में खुलासा हुआ था, कांग्रेस ने उस आरटीआई को ही बताया, कांग्रेस ने खुलासा नहीं किया। तो उसको लेकर के जब कर दिया तो वो आक्रामक हो गई और बहुत सारी लड़ाई, और फिर वो कभी राहुल गांधी पर हमला बोलती हैं, कभी सोनिया गांधी बोलती हैं, कभी कुछ। तो कल जब भाजपा के सांसद पूरा संसद में हंगामा काटे हुए थे और उस कारण से सदन स्थगित किया गया, तो आप एक चीज समझिए, सदन इसी कारण से पहले भी स्थगित हुआ क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ और दूसरी ईडी के दुरुपयोग, इन सारे मसलों को लेकर के संसद में विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा था। और उस पर सदन के जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष या जो है राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति, उन दोनों ने
बिल्कुल अलोकतांत्रिक तरीके से उन सदन के सदस्यों को निलंबित कर दिया। कांग्रेस के 4 सांसदों को पूरे अवधि के लिए निलंबित कर दिया, जिनमें 2 लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, और 2 पुरुष। इसके अलावा इसी तरीके से राज्यसभा में किया गया और कल फिर 3 लोगों को किया गया, और ये सारे विपक्ष के। लेकिन जो सत्ता पक्ष के एमपी जब बवाल करेंगे, कोई चीज करेंगे, बदतमीजी करेंगे, तो उस पर न लोकसभा अध्यक्ष ध्यान देंगे, न सभापति ध्यान देंगे, और शायद वो कानून से ऊपर है, नियमों से ऊपर। ये नियम है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। चलिए इसी बात करते हैं। तो जब सोनिया गांधी उसके बाद में जब सदन स्थगित हुआ तो वो बाहर निकल रही थी, तो अकेले ही निकल रही थी, तो उसी समय वहां पर महिला सांसद खड़ी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। तो उसी में एक जो है रमा देवी हैं सांसद, तो सोनिया जी ने उनको किया कि बताइए, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, और अधीर रंजन चौधरी ने माफी भी मांग ली, फिर आप मेरा नाम क्यों खींच रहे हैं? मेरा तो कोई लेना देना नहीं था, और जिस समय ये सारी चीजें की गई उस समय तो मैं थी भी नहीं, जब बोला उन्होंने तब भी मैं नहीं थी। तो ये वाली जब बात उन्होंने कही, वो कह रही थी, उतने में ही बीच में अचानक स्मृति ईरानी कूद पड़ी, बोले हाँ मैम बताइए, मैंने कहा था, बताइए मैं आपको हेल्प करूं। तो आप ये समझ, तो उन्होंने कहा आई डोंट टॉक टू यू, बस। इसके बाद में क्या था, स्मृति ईरानी को लगा कि बेइज्जती हो गई मेरी, तो उन्होंने अपना तमाम सारे सांसदों को इकट्ठा कर लिया, आके शोर मचाना शुरू कर दिया, और सोनिया गांधी के लिए क्या न क्या कहा, और सारी चीजें हैं। उतने में कहिए महुआ मोइत्रा और दूसरे और सांसद 2-3 आ गए विपक्ष के, तो उन्होंने आने के बाद में तब सोनिया जी अपने रास्ते गई। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो कि सदन को इतना अमर्यादित व्यवहार हो रहा है। सदन के अंदर जिसे कहते थे हम संसदीय शब्द है, असंसदीय शब्द है, बहुत सारी चीजों को हम डिफाइन करते हैं, और आज संसदीय शब्दों को लेकर भी विवाद है, उसके तमाम सारे जो फरमान जारी हो रहे हैं उनको लेकर भी विवाद है, और अब तो सारी संसदीय परंपराओं को त्याग दिया। आपको याद होगा 2001 में एक रामायण आया करती थी, उसमें सीता का रूप जो है एक्टिंग करी थी स्मृति ईरानी ने, और सीता की एक्टिंग करने के पतिव्रता नारी की एक्टिंग करी, और उस एक्टिंग के बाद में वो जो है बहुत लोकप्रिय हो गई थी, आपको याद हो। तो उस लोकप्रियता का फायदा उठा करके उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ जोड़ा, और जिस तरीके से वो बिल्कुल आगे बढ़ती गई, और बाद में उन्होंने अपनी ही एक सहेली के पति को, जिसे कहेंगे कब्जा लिया, तो उसको कब्जा लिया, और कब्जाने के बाद में किस तरीके से सहेली के साथ में जो भी है स्थितियां, तो निजी मसला है, इस पर नहीं मैं कहूंगा। तो स्थिति यह है कि उसके बाद वो जब राजनीति में उतरती हैं तो पूरी तरीके से, चूंकि उस टीवी मीडिया से आई थी, तो जो आई थी तो उसी तरह से वो शोर मचाना, हल्ला करना और ये करना, और अनपढ़ गवानों वाला जो हालत होती है। आप सोचिए 12वीं पढ़ी थी और खुद को जो है एफिडेविट में दिखाया चुनाव आयोग के कि मैं ग्रेजुएट हूं। जब इस पर शोर मचा, आरटीआई पड़ी, सारी चीजें हुई, तो पता चला कि डिग्री फर्जी है और झूठ बोल रही है। तब फिर उन्होंने अगले चुनाव में अपने आप को 10+2 दिखाया, तो अंडर ग्रेजुएट दिखाया। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से झूठ बोलने का है। बाद में उन्होंने कहा कि हमने एल यूनिवर्सिटी किया, इससे किया, उससे किया, और ये इसके बाद ये समझिए इतना सब झूठ बोलने के बाद हालत ये है। अभी उन्होंने झूठ बोला जब उनकी बेटी का अवैध वार, अवैध रेस्टोरेंट और उन सबको लेकर के गोवा के जो है एक्साइज कमिश्नर ने नोटिस जारी किया। उससे पता चला, आरटीआई से पता चला कि उनका ये सब कुछ अवैध है, और वो गलत तरीके से एक मृत व्यक्ति के नाम पर किस तरीके से रेस्टोरेंट और सारी चीजें और बार का लाइसेंस और सब हासिल कर रही हैं, कानूनों को ताक पर रख के कर रही हैं। तो इन सब चीजों को लेकर नोटिस जारी हुआ। जब नोटिस जारी हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सारी चीजें पूछी। बेटी का नाम नहीं लिया कांग्रेस पार्टी ने, इतनी सभ्यता का उनका बेटी राजनीति में नहीं है, उसका नाम लेना उचित नहीं है, और बेटियों के मामले में हम संजीदा। लेकिन वो है गलत। इसलिए तब आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने कहा मेरी बेटी 18 साल की है, वो पढ़ती है
और ये कांग्रेस गलत तरीके से उसका नाम घसीट रही है और ये वो, और फिर राहुल गांधी पे हमला करने लगी है और दूसरी चीजें। लेकिन सत्यता तो नहीं बदल सकती है। सच तो यही था कि आपकी बेटी ने ऐसा किया। अब उससे वो झल्लाई हुई थी, तो क्या करें, जहां मौका मिलता है गांधी परिवार पे हमला बोलते हैं। ये वही जो है स्मृति ईरानी है, जिन्होंने एक वक्त में 2004 में जब गोधरा कांड हुआ था, तब यूसी बनर्जी साहब की जो आयोग की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरा धरने पे बैठ गई थी और किस तरीके से उनके इस्तीफे की मांग करी थी और अनशन पे बैठ गई थी। और जब ये हुआ था तो वो तब दिल्ली से लोकसभा चुनाव हार चुकी थी और स्थिति ये थी, इस्तीफे की मांग पर जब बैठी तो किस तरीके से विनोद तावड़े और सबके जरिए मैनेज कराया गया और क्या किया गया, ये किसी से छिपा नहीं है, सब कुछ जानते हैं। और उसके बाद में शाम को फिर जब प्रमोद महाजन जब लगे तो उसके बाद में शाम को उन्होंने माफी मांगी कि नहीं, वो अपना कार्यक्रम वापस ले लिया। तो ये वही स्मृति ईरानी जिनका कोई कभी स्टैंड नहीं रहा। कभी सिलेंडर के 410 रुपए का जब सिलेंडर हुआ था तो महंगाई को लेकर के छाती पीट रही थी, सिलेंडर लेके बैठ रही थी, सब्जी लेके बैठ रही थी, सब्जियों के माले पहन रही थी। और आज क्या स्थिति है, जब 1100 रुपए सिलेंडर होने जा रहा है तो उस स्थिति में एक साथ आवाज नहीं निकलती। जब महिलाओं की बात आती है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, कोई और घटनाएं होती हैं, दूसरे बड़े बीभत्स घटनाएं होती हैं, तो उस पर कोई आवाज नहीं निकलती है, जबकि महिला कल्याण की भी वो मंत्री थी। तो ये स्थिति है। तो आप समझिए कि इस तरह की स्थिति हो तो आप कहेंगे क्या? ऐसे लोग मंत्री हो और उनको देश के प्रधानमंत्री का विशेष वरदहस्त जो प्राप्त हो, तो ये बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है। ये सब हो क्यों रहा है, इन सब चीजों पे भी एक बार सोचना पड़ेगा। ये इसलिए हो रहा है कि इस देश की सरकार जो है समाज को मुर्दा समझती है। अवैध रेस्तरा और बार और चकला घर चलाने वालों को वो रोजगार समझती है। नकली दारू पिलाकर जो है 50 लोग के करीब मार डाले गए गुजरात में, जहां पर गुजरात में बैन है दारू, जहां पर एक लंबे समय से दारू पर बैन है, नशे पर बैन है, वहीं पर सबसे ज्यादा नशा भी मिल रहा है, दारू भी मिल रही है, दारू बन भी रही है, बिक भी रही है, पी के लोग मर भी रहे हैं। लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं, उस पर कोई बात नहीं होगी, क्योंकि उस पर आप बात करेंगे तो आप फंस जाएंगे, इसलिए उस पर कोई बात नहीं होगी। आप कांवड़ियों के हाथ से जो है पुष्प वर्षा कराएंगे, जबकि वही कांवड़िए एक फौजी को मार डालेंगे, आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपके अफसरों का काम अब सिर्फ फूल बरसाना हो गया है हेलीकॉप्टर से। तो यह स्थिति है। ये कौन सा संविधान है, कौन सा कानून है? ऐसे आदेश को क्या किसी लोक सेवक को मानना चाहिए? उसे साफ साफ इसमें इनकार करना चाहिए, लेकिन हो रहा है। तो आप समझिए, और बैंकों को लूटकर सरकार के कंधे पर चढ़कर दौलत कमाना यदि विकास है, तो ये विकास हो रहा है कैसे? आप देखिए, अदानी का विकास इसी हो रहा है। जहां कोयला हमारे देश में मतलब बहुत सस्ती दर पे मिल रहा था, और हमारे जो कोयला मंत्री हैं उन्होंने सदन में बताया कि हमारे देश में कोयले की कोई कमी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त कोयले का भंडार है और कोयला मौजूद है और उसको हम निकाल रहे हैं और सारी जगह दे रहे हैं। लेकिन अचानक एकदम से किस कृत्रिम तरीके से कोयले का संकट पैदा किया गया, और पैदा करने के बाद में भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया कि साहब कोयला जो है वो आपको खरीदना होगा, विदेश से खरीदना होगा। क्यों खरीदना होगा? तो आप समझिए, इसलिए खरीदना होगा कोयला क्योंकि कोयला खरीदेंगे तो जिसको फायदा होने वाला है वो जान लीजिए, वो अदानी है, क्योंकि 10 गुने दाम पर उनसे कोयला खरीदा जाएगा। तो ये हो रहा है। तो 10 गुने दाम पर कोयला क्यों खरीदा जाएगा साहब? इस चीज समझिए। 25 जुलाई 2022 को सदन में लिखित अपने बयान में कहा था प्रहलाद जोशी ने, क्या कहा था कि भारत में कोयले की कोई कमी नहीं है और उसका उत्पादन 31% बढ़ गया है। फिर अचानक कोयला कम क्यों पड़ गया? फिर एनटीपीसी सहित देश के तमाम सारे संस्थान विदेशी कोयला क्यों खरीद रहे हैं? उन पर दबाव क्यों डाला जा रहा है? क्यों चिट्ठी लिखी जा रही है? जहां जो है भारत का कोल इंडिया लिमिटेड
3,000 रुपए प्रति टन की दर से कोयला भारत को दे रहा था, भारत के सरकारों को दे रहा था, राज्य सरकारों को और बिजली कारखानों को। वहीं पर अदानी को जो टेंडर दिया गया और अदानी को किया गया वो उससे 10 गुना है, यानी 3 लाख रुपए। तो आप समझिए कि आखिर 30,000 रुपए टन पे उनको क्यों दिया जा रहा है, और 30,000 टन ही नहीं 40,000 रुपए टन तक भी दिया जा रहा। तो आप समझिए जहां 3,000 रुपए में हमारे यहां अवेलेबल है, वहां 30,000 रुपए टन और 40,000 रुपए टन पे अदानी से हमारे यहां कोयला खरीदा जा रहा है। यह भारत सरकार की चिट्ठी है, आदेश है। और इस आदेश के बाद में ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि बिजली मंत्रालय को राज्यों और उसकी बिजली उत्पादन कंपनियों को कोयले का आयात करने के लिए जबरदस्ती जो निर्देश दिया जा रहा है उसे वापस लिया जाए। इसकी आवश्यकता नहीं है। फेडरेशन ने कहा है कि 25 जुलाई को संसद में जो कोयला मंत्रालय ने जवाब दिया है, उसके बाद में आखिर खरीदने की जरूरत क्यों है? आखिर ये इतनी बड़ी लूट क्यों हो रही है और किसके लिए हो रही है? ये पैसा तो देश का है, और देश का पैसा आप कुछ कंपनियों को क्यों लुटवा रहे हैं? साहब ये सवाल किया है। कई राज्यों ने भी इसको लेकर के लिखा है कि क्या हो रहा है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? आपके पास सप्लाई करने की जब 31% ज्यादा है कोयला, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो आप समझिए। लेकिन भारत में हो रहा है, ये उदाहरण है आपके पास में बहुत बड़ा। इसके अलावा उदाहरण है, कल जो है बुधवार को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में किस तरीके से जब मामला आया कि उत्तर प्रदेश में नमामि गंगे जो परियोजना है नरेंद्र मोदी ने शुरू करी, उस परियोजना में सारे ठेके जो है एसटीपी के उन्हीं को दिए गए हैं। किसको? अदानी की कंपनी को। तो ये 20,000 करोड़ का ये ठेका इसलिए दिया गया कि जिससे कि वो कमा लें, और उसमें ये शर्त भी दे दी गई कि आप गंदा पानी छोड़ेंगे तो कोई आपकी जवाबदेही नहीं होगी। आप समझिए कि पहली बार हो रहा है। तो हाई कोर्ट खुद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनके समेत 3 जस्टिसेस ने उंगली दबा ली की है कि तब पहली बार पता चला कि अदानी के पास ठेका है। तो आप उन्हें शिप दे देंगे, एयरपोर्ट दे देंगे, बिजली कारखाने दे देंगे, बाकी चीजें बेच देंगे, तो रेलवे दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। 5G दे रहे हैं। तो आप ये समझिए। और कैग क्या कर रहा है? आज भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होता है, ऑडिटर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, वो आज कहां है? कोई कुछ नहीं कर रहा है। जो 2015 में वो हर साल 55 से 60 रिपोर्ट देता था, वो आज 10 रिपोर्ट 15 रिपोर्ट दे रहा है, 22 रिपोर्ट दे रहा है। आधा भी नहीं रह गया है। तो उस स्थिति में आ गया और धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। उन पे कोई समीक्षा नहीं हो रही, कोई चीज नहीं हो रही है। तो आप समझिए। इसलिए यह सोचने की, समझने की जरूरत है, मुझे गलत कहने से पहले अब खुद को सही होना जरूरी है। यह बात सोचनी पड़ेगी। तो नरेंद्र मोदी के लिए सोचने का विषय है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? क्यों स्मृति ईरानी के लिए और उसके लिए परेशान है, उसके लिए गलत चीज को और सही चीज को? आप यदि ईमानदार थे तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन आप कर रहे हैं। और यदि आदिवासियों की बात करें तो आदिवासियों को सबसे बड़ा सम्मान जो दिया था पंडित नेहरू ने दिया था। और कब दिया था आप ये जान लीजिए, जब देश आजाद हुआ था, उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा को संविधान सभा का सदस्य बनाकर आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के हित के लिए पूरे नियम कानूनों में वो करने का किया था कि उनको कैसे समान रूप में देखा जाए। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? आपके जो है प्रदेश उपाध्यक्ष मेघालय में वैश्यालय चलाते हैं, उनके फार्म हाउस से विस्फोटक बरामद होते हैं, डेटोनेटर और सारी चीजें बरामद होती हैं, और उसको आप दबा जाते हैं। इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी खुद महिला विरोधी कितने बड़े बड़े बयान देते हैं। कभी कांग्रेस की विधवा, कभी कुछ, कभी किसी तरह से बोलते हैं, कितना गंदा बोलते हैं। इसके बाद क्या वुमेन कमीशन फॉर जो है इंडिया जो है, उनको क्या नोटिस जारी करता है, उनके खिलाफ FIR दर्ज करता है? नहीं। तो साहब सिर्फ विपक्ष के लोगों के खिलाफ आप FIR दर्ज करेंगे, उन्हीं पर गलत बयानी करेंगे, उन्हीं को गाली देंगे?
इस पर सोचिए आप कहां और क्या कर रहे हैं। ये देश के लिए, संविधान के लिए, सबके लिए घातक है। और आप तो लूट रहे हैं, इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो गए, उनकी जांच कराने को तैयार नहीं है। तो यही एक सत्य है, इस सत्य को पहचानना होगा। नहीं पहचानेंगे तो हमारे आपकी पीढ़ियां बर्बाद होंगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह बात आप सोचिए, बार बार सोचिए। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।